हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिसर चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम ये जो बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पेपर में आ सकते हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे, और ये मैक्सिमम जितनी मैं क्वेश्चंस करा पाऊंगा तो कराऊंगा इसमें। अदरवाइज इसका एक और वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा, ये कल से पहले ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में जाने से पहले पता रहने ही चाहिए, जिससे आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए तो कर पाएँ, इजीली कर पाएँ। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आप देख लेना। इसमें से आप मोटा मोटा देख लेना 40 से 50% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे, डेटा चेंज रहेंगे, ठीक है। सो देखते हैं और स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। ये क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है नहीं मैं आपको ये एक्चुअल में ये नंबर फ्री के नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जो मैंने इसमें एक 15 मिनट का एक वीडियो बना के डाला, 15 मिनट में आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं। तो मैंने जो 15 मिनट का एक वीडियो बना के डाला स्टैटिक्स वाला, वो जरूर देख लेना। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आपके 100%। देखिए, माध्यक को अगर लिखना होगा तो माध्यक में हम क्या करते हैं, मिडिल वाली नंबर होती है माध्यक का मतलब। तो इसको पहले हम घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। पहले इसको हम बढ़ते ही क्रम में लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब छोटी वाली वैल्यू पहले लिखनी। तो बढ़ते क्रम में आप देखो पहले वैल्यू कितनी आ रही है 5, कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए हम डिज़ाइन बनाते चलेंगे। 5 लिख रहा, तो 5 को कैंसिल कर दिया। 5 के बाद क्या बचा है 6 5 के बाद 6 आ रहा है तो 6 को हमने लिख लिया। 6 दो बार आया तो 2 बार 6 लिखो, जो लिख रहे हैं काट दे रहे हैं, ठीक है। उसके 6 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 7 एक बार आया तो 7 को एक बार लिख लिया, तो एक 7 काट दिया, ठीक है। 7 के बाद 8 आया है, एक बार, 2 बार और एक 3 बार, तो 3 बार 8 लिख लो, 1 2 3 बार 8 लिख लिया, तो तीनों बार 8 कैंसिल कर दिया। 8 के बाद 9 आया, एक बार आया तो एक बार 9 लिखा, फिर कैंसिल कर दिया उसको। 9 के बाद क्या दिख रहा है, 9 के बाद 10 आया तो 10 को लिख लिया, तो 10 को भी कैंसिल कर दिया। और उसके बाद देखो 10 के बाद 11 नहीं दिख रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, तो 2 बार 12 लिखो आप, 2 बार 12 लिख लिया। 12 के बाद 13 नहीं दिखाई पड़ा, 13 के बाद डायरेक्टली 14 दिखाई पड़ा, तो 14 को लिख लिया हम लोगों ने। इसको भी कैंसिल कर दिया। 14 के बाद 15 दिखाई पड़ रहा है तो 15 भी लिख लो आप, ठीक है। 15 लिख लिया तो 15 को कैंसिल कर दिया। 18 2 बार आया तो 2 बार 18, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आई थिंक हम लोगों ने बढ़ते क्रम में सारी चीज़ को व्यवस्थित कर दिया। तो इसी तरीके से लिखना, क्योंकि अगर कोई भी अगर डेटा मिस हो गया तो फिर एग्जाम में फिर बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो इसलिए एक बार में चीज़ें एकदम सही लिखने की कोशिश करिएगा। अब देखो माध्यक का मतलब क्या हो गया। तो माध्यक का मतलब ये होता है कि अगर इसके मिडिल वाले टर्म की अगर हम बात करें तो ये मिडिल टर्म होता है माध्यक। तो इसमें आप काउंटिंग करो कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टर्म में क्या होता है, आठवां जो टर्म होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म आप इधर से छोड़ दो, 7 पद इधर से छोड़ दो, जो ये बीच वाला नंबर होगा यही माध्यक होगा, ठीक है। माध्यक हो गया। तो पहला क्वेश्चन एक पार्ट ये हो गया जो एग्जाम में आता है, एक माध्यक हम लोगों ने लिख लिया, माध्यक लिख लिया। दूसरा बोल रहा है कि परिसर। देखो परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब होता है इंग्लिश में रेंज। परिसर को निकालते कैसे हैं, परिसर को निकालने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो दिखाई पड़ रही है, बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का जो माइनस का अंतर निकाल लो, सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को श्रेणी में से घटा लोगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है लास्ट में 18 है, सबसे छोटा क्या दिखाई पड़ रहा है 5 है, तो 5 निकालो, दोनों को माइनस कर लोगे 13 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। अब आ गया बहुलक। देखो बहुलक का मतलब इसका नाम ही है बहु, जो बहुत बार आया है बहुलक है। सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, तो आप देखो यहाँ पे 3 जो ये डेटा है सबसे ज्यादा बार रिपीट, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तीन चीजें फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन में आपसे तीनों का मध्य क्या मध्य पूछ रहा है। देखो मध्य का मतलब होता है एवरेज, मध्य का मतलब होता है एवरेज होता है, एवरेज का मतलब औसत होता है, ठीक है। कैसे एवरेज फाइंड आउट करते हैं, अगर तीनों का अगर एवरेज निकालना है, मध्य निकालना है, ठीक है। अगर माध्य निकालना है फिर मध्य निकालना है, ठीक है। एवरेज मैं इसको एवरेज ही बोलता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, जो माध्यक निकाला है माध्यक लिख लिया, तीनों का एवरेज निकालना है, तीनों का माध्य निकालना है, प्लस परिसर लिख लो, परिसर लिख लो, और उसके बाद क्या करो बहुलक लिख लो। क्योंकि ये 3 अलग अलग टर्म पे हम लोगों ने लिखा है, इसलिए हम इसको 3 से जब भाग करेंगे तब हम औसत निकाल पाएंगे, इन तीनों के मध्य वाले बिंदु निकाल पाएंगे, मध्य का डेटा निकाल पाएंगे। तो तीनों को अगर हम साथ में अगर लिखें तो आपको परिसर दिखाई पड़ रहा है, सॉरी पहले एक एक चीज़, पहले हम लोगों ने माध्यक कितना निकाला 9, आपने परिसर निकाला है 13, आपने बहुलक निकाला है 8। अगर आपको 3 से भाग कर दोगे तो इसका बीच की वैल्यू निकल के आ जाएगी माध्य। इनको अगर आपस में ऐड करो तो ये 18 और 7 कितना हो जाए 21, और 9 कितना 30, 30 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। तो ये 10 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, और
इसमें और भी कॉन्सेप्ट जानना हो तो आप 15 मिनट का एक वीडियो है वो देख लेना। और बहुत सारे इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी गया था लास्ट टाइम, तो वो भी आप चाहो तो मेरे प्रीवियस वीडियो जो 10-15 मिनट का, वहाँ से भी देख के चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन के पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें क्या है पता है, इसमें अगर आप, बहुत से लोग को ये रहता है ना, अगर a प्लस अगर a गिवन है, ठीक है, आपको अगर a प्लस a गिवन है, मान लो ये वैल्यू x थी, तो इसको थोड़ा सा अलग ही लिखते हैं, जिस पैटर्न में आप लोग याद करते हो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर ये इस तरीके से आप याद करते हो उसको, x प्लस अगर x दिया है, ये दिया है, तो आपसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, a² - 2 करते हो। ये डायरेक्टली होता है, आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा एग्जाम का लास्ट टाइम में तो सबको, ठीक है। ये तब वैलिड होता है ना जब ये दोनों नियतांक जैसे जो हैं ये सेम रहे। पूछा जब जाए तो ये जो यहाँ अगर m² है तो यहाँ पे भी m² अगर आएगा, इसके साथ ही m² है, ठीक, इसके साथ ही m², अगर ये दोनों सेम रहेंगे तब ये फॉर्मूला आप लगा पाओगे, तब क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे m² इज 16 m², तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला आप भूल के मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देख, ठीक है। पहले इसका रॉ मटेरियल निकालो कि जिससे हम ये वाली वैल्यू हम पा सकते, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 2m - 1/2m, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब भाई देखो, अब यहाँ अगर m का स्क्वायर करोगे तो ये m² आ जाएगा, यहाँ से हमको 2 हटाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे हम 4 कर दें तो इस वाले पार्ट में अगर 4 यहाँ पे किसी तरीके से हम ला दें तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिल जाएगा। तो ठीक है, तो हमें समझ में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। देखो, अगर हम बोथ साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो मैं एक ट्राई कर, बोथ साइड में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलता है अभी तक, ठीक है। और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 2m डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2m था, इंटू 1/2 करोगे, इक्वेशन का 2 × 1/2 कर दिया। देखो मैथ में इक्वेशन में दोनों तरफ अगर एक ही डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेशन गिवन है ना। तो अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कटता नज़र आ रहा है, और ये इस 2 से 2 कटता नज़र आ रहा है, तो ये बच क्या रहा है, m - 1/4m बच रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इससे ये डेटा ऊपर वाला देखो, अब तुलना करोगे तो मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर करने का मतलब बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, बोथ साइड का स्क्वायर करो तब डेटा हमें निकलता नजर आ रहा है। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना आप। तो बोथ साइड का स्क्वायर करोगे, a² + b² माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। जो डेटा कट रहा है काटो पहले, ये m से ये m कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये डेटा का जब पूरा यहाँ पे अगर लिखा जाए तो 1m² + 1/16m², और ये जो माइनस यहाँ पे आपको जो 1/2 मिल रहा है, पूरा जब सॉल्व करने के बाद 1/2 मिल रहा है, ठीक है। तो -1/2 को अगर लेफ्ट से राइट लेके जाओगे तो 1 पहले से इधर था तो 1 + 1/2 हो जाएगा, ये एक्चुअल में 3/2 हो जाएगा जब सॉल्व। इसकी जो वैल्यू आई m² + 1/16m² की वैल्यू 3/2 आएगी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको पता है तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये फार्मूला कब वैलिड होता है आई थिंक समझ में सबको आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका गुणनखंड निकालना है, तो एक्स इसका थोड़ा सा तेजी से करते हैं इस क्वेश्चन। तो x⁴ प्लस क्या है 4 है, x⁴ + 4। यहाँ पे अगर हम चाहें जिसका गुणनखंड निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, सब में स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कुछ स्क्वायर वाली चीज़ें बन पाए, ठीक है। अगर देखो ये x का स्क्वायर का a² + 2 को लिखोगे तो 4 को लिखोगे तो 2 का स्क्वायर, a² + b² बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे +2x² कर दें, है ना, 2ab अगर 2x² कर दें तो, एक मिनट रुको, 2ab का मतलब हो गया, हमको यहाँ पे अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 × 2ab कर देते हैं, है ना। तो 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर दे, जितना आपने यहाँ पे काम किया है इसको फिर माइनस भी कर दो, 4x²। ऐसा इसलिए किया है कि हमें कुछ चीज़ें फार्मूला स्क्वायर के फॉर्म में बनता नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको देखो लिखोगे ना तो ये x² a का स्क्वायर + b² + 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं x² + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये -4x² एज इट इज छोड़ो आप, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है a² - b² का जो फॉर्मूला होता है, ये a + b
इंटू ए माइनस बी होता है, पता है। अगर यहाँ पे इसको अप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x हो जाएगा। इसको 4x नहीं करोगे आप, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करोगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2x लिखोगे, एक में प्लस वाला डेटा कर दिया और एक में क्या करोगे, माइनस वाला डेटा करोगे। इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन मिले मैच करा लो आप। ऑप्शन नंबर सेकंड तो फेल हो जाएगा, नहीं होने वाला है। और ये दोनों ये माइनस है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाले का देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे दोनों में प्लस 2x है। तो यहाँ नीचे थर्ड वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से देखना पड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से चीज़ें अगर देख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है घनाकार कुंड है, तो कुंड है तो इसमें 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। तो कुछ इस तरीके से एक क्यूब रहा होगा, एक टंकी है ना। इस टंकी में क्या कर रहा है, पानी गिर रहा है। ये क्वेश्चन दो बार आया है पेपर में, 2 बार ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें जो पानी गिर रहा है इस तरीके से, मान लो कोई एक ट्यूबवेल टाइप की है, इससे पानी गिर रहा है। तो इससे पानी गिर रहा है, तो इससे पानी 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है, लीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है, ठीक है। कुंड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे के रखा है। तो लंबाई आपको दे के रखा कितना, 24 दे के रखा है, 24 दे के रखा है। और ऊंचाई आपको दे के रखा है 18, और उसकी ऊंचाई दे के रखा कितना, 10, ठीक है। सब मीटर में, तो इसमें मीटर करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर ही है। तो इतना लिख लिया। तो आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2 चीज़ें पता रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। आपको पहले ही पता रहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है ये 1000 लीटर होता है। पहला क्वेश्चन पार्ट ये, ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ। और दूसरा बात है कि अगर हम आयतन निकाल लेते हैं, आयतन का मतलब होता है टंकी की क्षमता, जो टैंक है उसकी क्षमता है, टैंक के अंदर कितना पानी है, अगर आयतन निकाल लेंगे तो पता लग जाए, ठीक है। और अगर ये पार्ट अगर लीटर में है तो आयतन को भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में, ये 90% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, तो देखो एक चीज़ याद रखो, अगर टंकी की अगर आयतन तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर टंकी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा अगर निकालना है, पानी के अंदर कुल कितना पानी है, कुल मात्रा अगर कितना है पानी का, आप भरने में अगर, तो आपको दर गुणे समय कर देता हूँ। आप समझना मेरी बात को। अगर 1200 लीटर प्रति मिनट पर अगर पानी भर रहा है, मैंने कहा 5 मिनट तक पानी चला, तब सिंपली बोलोगे टंकी में कुल कितनी मात्रा है, बोलोगे 6000 लीटर। तो जितना दर था उसमें हमने समय से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें कुल मात्रा पता लग गया। इस क्वेश्चन करने के लिए 3 चीज़ें पता रहनी चाहिए जो आपके लिए आसान कर देंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालोगे टंकी के, पहले क्षमता निकाल लो। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 18 इंटू क्या हो जाएगा 10 है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं यार, 18 4 जा 72, 2 7 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 7, 18 2 जा 36 और 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। एक जीरो तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। आई थिंक सब कुछ सही है। ये मीटर क्यूब आ गया, ठीक। अब देखो मैंने आपको बताया 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो इसको अगर हम लीटर में बदलना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 4320, 3 शून्य लगा दो, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता रखा है कि मीटर क्यूब की जगह पे आप लीटर में लिखना चाहोगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें समय निकालना है, इस वाले फॉर्मूला पे आ, जब समय निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, समय की जब वैल्यू लिखोगे तो जो कुल मात्रा है टंकी की कुल क्षमता है या मात्रा है, कुल मात्रा ऊपर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, रेट हो जाएगा, कितनी दर से पानी भर रहा है। तो कुल मात्रा कितना है, 4320, 3 जीरो और लगाओ। रेट कितना है, दर कितना है, तो 1200 लीटर प्रति मिनट है ना। तो 1200 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी लीटर में है ये भी लीटर में, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ये 00 से 00 कैंसिल आउट कर लो, 12 से काटो, शायद क्या वो 100% कटना चाहिए, है ना। क्योंकि जो आंसर है यहाँ पे आप देखोगे ना, देखते हैं क्या है। अगर 12 से कैंसिल करोगे या 4 से कैंसिल करोगे, 4 से तो कैंसिल हो रहा है, 4 से काटो तो 4 कम 4 दहा में 40 हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाएगा, और 2 जीरो और लगा लो, ठीक है। 3 था, 4 त्रिक 12 यहाँ पे आ गया, 3 छके 3 त्रिक करना हो जाएगा, और 3 त्रिक करना हो गया, 3 छके 18 हो जाएगा,
00। 3600 क्या आ गया, क्योंकि ये लीटर प्रति मिनट था ना, क्योंकि ये मिनट है इसलिए आंसर ये मिनट में आ गया। 3600 मिनट आ गया। 3600 मिनट। अब क्वेश्चन आंसर देके रखा है घंटे में, आपसे आंसर क्वेश्चन देखो घंटे में पूछ रहा है। ठीक है, इसको 60 से भाग करके हम इसको घंटे में बदल लेंगे। तो ठीक है, जो भी डेटा है काटोगे तो 6 के 36 हो जाएगा 0, तो आपका 60 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो, आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो दिख रहा है अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी उस पर भी आएंगे। ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो अगर एक चतुर्भुज में अगर ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मान लो ये चतुर्भुज है, इस तरीके से चतुर्भुज है। ठीक है, और इस चतुर्भुज में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें अगर मैंने आपको ड्रॉ किया, इसमें सपोज किया कि इसमें ABCD इसका नाम कर देता, ABC और D, चतुर्भुज का नेमिंग कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है BD की जो लेंथ है, BD की लेंथ का मतलब ये जो लेंथ है, BD की लेंथ क्वेश्चन में देखे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो लिख लिया 40 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि हाँ, इस पे शीर्षों से लंब खींचे गए हैं जिनकी लंबाई। ठीक है, देखो शीर्ष क्या है, ये एक शीर्ष है, देखो ध्यान से देखना, एक शीर्ष तो यहाँ से, इस शीर्ष से एक लंब खींचा गया है, और एक शीर्ष एक यहाँ से एक लंब खींचा गया है, दो शीर्ष से लंब खींच दिया गया है। इसकी एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आपको बताना है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिंपल सा, कभी भी अगर ऐसा पार्ट दिखाई पड़े तो सिंपली एक चीज़ याद रख लेना, अगर मैं इसको एक रफली बनाने की कोशिश करूँ, इस तरीके से अगर बना देता हूँ, अब समझना मेरी बातों को, इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दिया, इसकी लंबाई H1 मान लो, इसकी H2 मान लो, इसकी H1 माना, इसकी H2 माना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर मान लो ये BD है, मान लो सपोज BD मान लो, क्वेश्चन में BD दिया है, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 BD H1 प्लस H2 होता है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यही अप्लाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। BD की लेंथ 40 है तो लिख लो 1/2, BD की लेंथ 40 है तो 40 लिख लो। H1 की वैल्यू है 16 प्लस 12, और इसको जब काटोगे तो 20 बार चला जाएगा, इसको जोड़ोगे आसपास में तो 28 आ रहा है, 28 दूनी 56 होता है, 560 आ जाएगा, 560 cm², इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है काफ़ी आसान, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको पता रहना चाहिए। कह रहा है AB से 3 गुना कार्यकुशल है, तो ABC पहले लिखो, AB को लिख लिया, AB से 3 गुना कार्यकुशल है और BC से 3 गुना कार्यकुशल है, तो पहले ABC लिख लो। और जो सबसे लास्ट, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े ना, तो करने का तरीका क्या है, सबसे लास्ट वाले से स्टार्टिंग करो, यहाँ जो पार्ट है इससे स्टार्टिंग करना है आपको। BC से 3 गुना कार्यकुशल है, अगर ये 1 है, इसका 3 गुना करो, 3 गुना हो जाएगा। अब आओ इस पे A पे, AB से दुगुना कुशल है, तो ये 3 है, तो इसका दुगुना कुशल होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हम लोगों ने क्या लिख लिया, कार्य करने की क्षमता का अनुपात लिख लिया, है ना, दर लिख लिया या क्षमता लिख लिया। तो ये 6:3:1 आ गया इनकी क्षमता का अनुपात, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है C अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब ये चीज़ समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती लोग क्या करते हैं बता देता हूँ। ये देखो, क्षमता का अनुपात का मतलब A एक दिन में 6 यूनिट काम कर पाता है, B एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाता है, और C एक दिन में करता है 1 यूनिट करता है। C अगर काम को करने में 30 दिन लगाता है भाई, तो बताओ अगर कार्य की मात्रा निकालना हो, जो कार्य की मात्रा, तो आप बोलोगे सर प्रतिदिन जितना कार्य करते हैं, अभी क्षमता हमारी जितनी है, मैं एक दिन में इतना ही कर पाता हूँ, और जितने दिनों तक काम किया उससे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कार्य की मात्रा निकल जाती है। तो ठीक है, आपको क्षमता C की पता है, कार्य जो C कर रहा है, कार्य अगर C कर रहा है, C के लिए अगर लिखा जाए, क्षमता क्या है पता है, कार्य एक दिन में 1 यूनिट करता है, 30 दिन में काम कर देता है, तो आप बोलोगे सर 30 से गुना करना पड़ेगा, तो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। आपको काम की मात्रा पता लग गई कि 30 यूनिट ही काम बचा है। ठीक, अब कह रहा है अगर वे तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, कुल कार्य की मात्रा हमें पता लग गई, कुल टोटल वर्क है, TW का मतलब टोटल वर्क है 30 यूनिट। ठीक, अब कह रहा है अगर तीनों साथ मिल जाएंगे, तीनों साथ मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों के द्वारा 6 3 9 कितना 10 यूनिट काम इनको करना पड़ेगा। ठीक है, इनके द्वारा 10 यूनिट काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करेंगे, 30 यूनिट काम कराना है, तो सिंपल सी बात है, अगर A प्लस B प्लस C तीनों जब साथ करेंगे तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज निकालने के मतलब कुल कार्य में, टोटल वर्क में A प्लस B प्लस C के एक दिन के काम से क्या करो, भाग कर दो, एक दिन के काम से भाग कर। तो ठीक है, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, आप बोलोगे 10 यूनिट करते हैं, जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो
तीनों मिलके 3 दिन में काम पूरा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न पता रहेगा तो ज़्यादा आसानी से लोग करोगे आप। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ देख समझना मेरी बात, अगर इसको मैं समझाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्या क्या एक किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 16 अनुपात। तो दो त्रिभुज इस तरीके से हैं, है ना, इस तरीके से। अगर दो त्रिभुज हैं तो इनको हम समरूप त्रिभुज की श्रेणी में रख लेते हैं, समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। ऐसा पेपर में बोलता नहीं, मगर कभी भी अगर दो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए, परिमाप दे दिया जाए, दूसरे के बारे में पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या करते हैं। इसके लिए बेसिकली एक आपको चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आपको पता रहना जरूरी। पेपर में क्वेश्चन आता है, अब कैसे पैटर्न में आएगा ये फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो एक चीज़ याद रख लो। अगर इस त्रिभुज को मैं ए बी सी अगर बोल देता हूँ तो ए बी और सी बोल दिया, इसको पी क्यू आर बोल दिया, तो त्रिभुज ए, इसको लिख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है, अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग नाम करके क्या करूँ, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर लिखा है ना, तो ठीक है। तो ए बी बाई इस साइड का जो अनुपात है, इस साइड का जो अनुपात है, आपस में क्या कर लेंगे, ए बी का स्क्वायर बटे ए पी क्यू का स्क्वायर। अगर ये कोण दोनों इक्वल है मान लो तो ऐसा कुछ होता है, और ए सी का जो स्क्वायर होगा और प्लस पी आर का जो स्क्वायर होगा, ये आपस में बराबर। अगर ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं, इन दोनों को क्यों जो समरूप त्रिभुज लिखा जाता है, ये आपस में बराबर रहेंगे, कोण त्रिभुज बड़ा छोटा रहता है। ठीक है, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी लिखो। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी ऊंचाई अगर h1 है, मान इसकी ऊंचाई अगर h2 है तो h1 का स्क्वायर बटे h2 का स्क्वायर, और त्रिभुज ABC के परिमाप का स्क्वायर ABC के पेपर में दिया है, आपसे पूछ रहा है, इसका स्क्वायर बटे त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR का परिमाप जो होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, और इनके माध्यिकाओं का अनुपात m1/m2 का स्क्वायर, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेपर में क्वेश्चन दिया गया। पेपर में आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, अगर आपने पेपर देखा होगा तो। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या देके रखा है, 16:9, तो 16:9 लिख दो। इसमें से कौन सा डेटा देके रखा है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात देके रखा है, इसकी वैल्यू कितनी, 16:9 के देके रखा है, और ये परिमाप को देके रखा है। तो क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, देखो छोटे त्रिभुज का परिमाप है, मतलब नीचे छोटा वाला डेटा आ रहा है तो नीचे छोटा वाला डेटा लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला डेटा जो है बड़ा वाले त्रिभुज के लिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज है क्योंकि ऊपर का जो 16 वाला जो क्षेत्रफल जिसका है वो बड़ा ही होगा, तो नीचे वाले के सामने नीचे वाला, बड़े वाले के सामने बड़ा वाला लिखेंगे। इसका परिमाप पता नहीं है, तो त्रिभुज बड़े वाले को क्या माना है हम लोगों ने, कुछ भी मान लो, त्रिभुज पी क्यू आर ही मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर मान लिया, बड़ा वाला है आपका, इसका परिमाप। ठीक, क्योंकि देखो मैंने आपको स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें बताई हैं, तो इसको एज इट इज स्क्वायर करोगे। जब स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड का जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, और पी क्यू आर का क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा, 63 हो जाएगा। पी क्यू आर का पेरीमीटर निकालोगे आप, पी क्यू आर का पेरीमीटर परिमाप, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू क्या हो जाएगा। ठीक है, जब इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, 63 इंटू 4/3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 130, 84 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 84 आ जाएगा, ये 84 आ गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज से कितना कम है, या फिर बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज से कितना ज़्यादा बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये 63 है, एक 84 है, दोनों का अंतर निकाल लोगे तो बड़ा छोटा पता लग जाएगा। 63 का अंतर निकाल लो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो क्या है, 21 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, दोनों के पेरीमीटर निकाल के करे हैं। इस वाले जो ये कंडीशन दे के रखी, इस कंडीशन में क्वेश्चन एग्जाम में ये मान के चलो लिखा ही हुआ है कि पेपर में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने यहाँ पे आपको पेरीमीटर दे के रखा है। कभी कभी आपको मीडियम दे देगा, माध्यिका दे देगी, ऊंचाई का आप दे देगा, तो आपको चीज़ें इसी तरीके से बराबर करना है। जो डेटा दे दिया जाए उसके बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दूसरे पर लंबवत है, तो सिंपल सी बात है, लंब का मतलब क्या है, दोनों के जो प्रवणताएं आएंगी वो आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, ये पता है आपको। ठीक है, दोनों की प्रवणता -1, इसका प्रवणता निकालो पहले वाले का, इसको y = mx + c से तुलना कर लो आप, तो 3y = क्या हो जाएगा, ये -2x
+4 हो जाएगा x, और y बराबर क्या लिखोगे तो -2/3 x प्लस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये पहले वाले इक्वेशन को लिख लिया y इक्वल टू x+c के फॉर्म में। इसको भी जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या हो जाएगा -kx -5 हो जाएगा, और इसको जब लिखोगे y बराबर क्या हो जाएगा -k/6 इंटू x -5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर इसके प्रवणता की बात करोगे तो m1 एक पहले वाले की प्रवणता क्या है, ये m1 है, दूसरे वाले की प्रवणता ये वाली है। ठीक है, ठीक है, y इक्वल टू mx+c से तुलना करोगे तो m की वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, दूसरे के लिए ये एक दूसरे पे लंब हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई हमें 1 के इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले का क्या है -2/3, दूसरे क्या है -k/, ये वैल्यू कितनी है -1 के इक्वल है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2k/6 18 आएगा। तो ये हम -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और जब सॉल्व करोगे के की वैल्यू जो कैंसिल आउट करोगे 9 टाइम्स कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई -9। आई होप समझ में आ गया। तो इसी तरीके से चीज़ें करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैंने आपको ये बताया था, पहले आप ये भी नोट कर लेना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी तो ये होता है √a² प्लस b²। इसकी मिनिमम वैल्यू लिखी जाएगी तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ a² प्लस b²। एक पार्ट ये है। अगर साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ये 0 होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है। ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी क्या है सत्य है। ये भी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहले कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिखाई पड़े तो सबको पहले चाहे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कॉस में कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको हम अगर ब्रेक करना चाहें, क्योंकि देखो यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है 3 का, तो हम इसको चाहे यहाँ से 3 निकाल के अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 3। 7 को 4 + 3 में ब्रेक कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर चाहें तो इस वाले को थोड़ा और अगर एक्सपेंड करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लोगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये 1 के इक्वल होती है। तो डायरेक्टली इसकी अगर वैल्यू अगर रखा जाए तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का मतलब ये हो जाएगा ये 3 ही हो जाएगा। तो इसके जगह हम डायरेक्टली 3 रख देते हैं। ठीक, तो अगर डायरेक्टली 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 रख लिया। अब हमें क्या कर लेना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज बताना। तो इसकी पहले एक बार मैक्सिमम के लिए अगर वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे आप तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1 होती है, और +3 करो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। जब मिनिमम वैल्यू लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताया ऑलरेडी 0 लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0। तो 4 इंटू 0 कर दिया, प्लस क्या कर देंगे 3 है तो 3 लिख लो। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 + 3 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, मिनिमम वैल्यू कितना है 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है। ठीक, अगर त्रिभुज अगर बनाया जाए इस क्वेश्चन के लिए तो इस तरीके से है कि त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री है, 110 डिग्री है। इसके दो अन्य कोणों के समद्विभाजक, मान लो कोई इस तरीके से अगर हम लोगों ने त्रिभुज बना दिया। ठीक, कोई एक चाहे तो कोई भी एक आप एंगल 110 कर दो। तो मैंने ऐसा त्रिभुज बनाया है, इसमें 110 कोई डिग्री नहीं है। 1 मिनट को उसको बनाना पड़ेगा ठीक से। कुछ इस तरीके से बनाया जाए इसको कि जिससे 110 दिखाई पड़ जाए। ठीक है, ठीक, ये 110 देखो ये वाला एंगल दिख रहा है मैम, 110 दिख गया। कह रहा है इसके अन्य दो कोण जो मतलब ये अन्य जो कोण बचे इनका समद्विभाजक का मतलब इनका भी अगर हम मीडियम निकाल लें और इसका भी जब मीडियम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपके इन दोनों मीडियम के बीच जो कोण, ये वाला कोण जो बन रहा है इसकी वैल्यू आपको बताना है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक, या फिर इसको इस तरीके से समझ लो कि अगर इस तरीके से एक त्रिभुज है बेसिकली समझा जाए तो इसकी अगर वैल्यू दे के रखी है, आपको इन दोनों के मीडियम के जो एक दूसरे पे कट करते हैं इनकी वैल्यू अगर पूछा जाए,
ये दोनों में से कोई एक वैल्यू दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये और ये सी है, तो इसके लिए एक फंडामेंटल आप याद रखिएगा, जो एंगल बी ओ सी होता है, एंगल बी ओ सी की जो वैल्यू होती है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होती है। तो ये जो कोण बनता है, इसके सामने जो कोण बनेगा इसका जस्ट हाफ कर देते हैं, 90 में जोड़ देंगे तो आपको बी ओ सी, ये एंगल यहाँ पे बी ओ अगर ले लें तो बी ओ सी की वैल्यू पता लग जाती है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अगर बोलूँ, इस तरीके से कर दूँ, मान लो ये एंगल यहाँ अंदर ना होके, ये अगर मैं इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ, ऐसा ये बाहर की तरफ कर दिया, बोला कि ये जो कोण बन रहा है इसका समद्विभाजक, अगर ये बाहर कर देगा, ये कोण आपसे पूछा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो एंगल ये था, तो ये जो एंगल बनेगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2 बनेगा। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आपको पता है ये बी ओ सी निकालना, ये बी कर दिया, इसको ओ कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको ए बोल दिया। ठीक है, तो आपको बी ओ सी अगर निकालना है तो क्या करोगे, बी ओ सी कुछ तो क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो ए बाई 2 कर लो। 90 की वैल्यू तो फिक्स ही है, ए की वैल्यू कितनी है 1110, तो 1110 का हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 90 प्लस 55 करोगे तो ये हो जाएगा 145 डिग्री। तो 145 डिग्री क्या हो जाएगा, ये सेंटर वाला जो एंगल बन रहा है ये बी ओ सी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, जो वृत्त के बाहर बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करते हैं। ए पी 3 सेंटीमीटर है, ए बी। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर जो बिंदु पी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसमें देखिए इसको समझने से पहले कुछ मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा। इस क्वेश्चन कंडीशंस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं पेपर में। ये तीनों कंडीशंस में एक क्वेश्चन कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में क्वेश्चन ये वाला है जो मैं अभी आपको मैंने दिखाया है। ये जो बाकी के जो दो और केसेस हैं इन पे भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो तीनों केसेस आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख लो इस चीज़ को। अगर हम इस वाले पहले वाले केस की अगर बात करें, तो पहले आप जो बड़ा वाला टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है तो बोलोगे सर बड़ा वाला क्या है, पी ए है। तो बड़ा वाला हिस्सा पहले लिख लेते हैं, पी ए इंटू छोटा टुकड़ा क्या है, छोटा टुकड़ा मतलब है बी पी। छोटा वाला जो पार्ट है बी पी को छोटा वाला टुकड़ा बोलते हैं, तो बी पी कर दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले में अगर बात करोगे, सबसे बड़ा हिस्सा इस दूसरे वाले में क्या है, तो आप बोलोगे सी पी है, तो सी पी लिख लिया। इंटू छोटा टुकड़ा क्या है, तो आप बोलोगे सर डी पी है। ठीक, तो इंटू डी पी कर दिया। तो ये आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई करने के लिए ये एक फॉर्मूले के तौर पे आप यूज करोगे। मैंने याद करने का तरीका बता दिया, बड़ा टुकड़ा इंटू छोटा टुकड़ा। दूसरे वाले के लिए बड़ा टुकड़ा इंटू छोटा टुकड़ा करोगे तो दोनों आपस में इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस वाले पैटर्न, सेकंड वाले पैटर्न पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको क्या कर लेते हैं, जो पी बड़ा टुकड़ा कर लो, पी ए पी है, ए पी लिख लिया बड़ा वाला टुकड़ा, इंटू छोटा टुकड़ा क्या करोगे, आप बोलोगे सर बी पी है छोटा वाला पार्ट। तो छोटा वाले पार्ट को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बीपी हो जाएगा। और जो पीटी है जो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो इसको लिखते हैं पीटी इंटू पी टू करोगे तो पीटी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। ठीक, और तीसरा पार्ट क्या है, इस तरीके से अगर वृत्त के अंदर दो अगर कॉर्ड जीवाएँ अगर प्रतिच्छेद कर रहे हो किसी पॉइंट पे, तो क्या करते हैं, ए बी इंटू बी सी, इन दोनों को अलग अलग बराबर कर लो, इन दोनों को अलग अलग बराबर करके लिख लेते हैं हम लोग। ए बी इंटू बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी पी इंटू बी, डी पी डी बी इंटू बी। तो ये चीज़ होती है। तो ये तीनों आपको पता रहेंगे तो क्वेश्चन, मैं आपको एक ही पैटर्न में क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको ये तीनों पैटर्न पता रहेंगे तो क्वेश्चन पेपर में आसानी रहेंगी क्वेश्चन को करने के लिए। अभी क्वेश्चन देख लो। अभी क्वेश्चन को करने के लिए खुद से वीडियो पॉज करके चाहे तो कर सकते हैं। कह रहा है एक बिंदु दो कॉर्ड क्या है, ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी बना लो। ए बी बना दिया और एक सी डी बना दिया, सी कॉमा डी बना दिया। एक बिंदु पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाओ, आगे जब बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से कटेगा, तो ये बिंदु पी हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसको रख लिया। और क्वेश्चन में आपको बी पी दे के रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है। बी पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रख लो। ठीक, और डी पी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर लिख लो। आपको बताना है सी डी की लेंथ, सी डी का मतलब हो गया पूरा ये वाला पार्ट, तो इसको हम एक्स मान लेते, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारा पैटर्न आपको बता ही दिया हूँ। तो बड़ा हिस्सा करोगे मतलब ए पी की लेंथ करोगे, पूरी की पूरी ए पी करोगे, तो मतलब 10 यहाँ से लेके ए बी प्लस क्या करोगे, बी पी करोगे, और 10 प्लस 5 करोगे तो डायरेक्टली ए पी की जो वैल्यू हो जाएगी पूरा, अगर आप देखोगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक, और बी पी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी पी कितना है, बी पी 5 है, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा
आपको फिर करना पड़ेगा सीपी। सीपी का मतलब हो गया CD प्लस DP, क्या हो जाएगा x+6 हो जाएगा, s+6 हो जाएगा, CP हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा DP हो जाएगा। DP कितना 6, इसी को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो गया इधर, बराबर 6 का मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, और 6x बराबर क्या हो जाएगा 75 माइनस 36 कर दो, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, और 6x बराबर 39 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 कम 3, 3 का 9 हो जाएगा, 6.5 आ जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। तो आपको जो CD आया, CD की जो लेंथ आ जाएगी वो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6.5। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली रहेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे आप। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 रेखाएं जिसके अनंत हल, ये भी क्वेश्चन पैटर्न में आ सकता है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इसको जनरल क्वेश्चन की बात करें, A1x मान लो, पहले 2 रेखाएं अगर इस तरीके से A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू अगर 0 है, अगर दूसरी लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है, तो अगर अनंत हल होंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा। ठीक है, बाकी के और जो केसेस मैंने कोऑर्डिनेट वाले वीडियो में बताया, तो आप चाहे तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू कितना है, A1 की वैल्यू P है, और B1 की वैल्यू कितना है, तब बोलोगे सर 3 है, और C1 की वैल्यू कितना है, C1 की वैल्यू -1 है। ठीक है, या फिर -C ले लो आप। ठीक है, -1 है, एक यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए थी, तो इस C1 की वैल्यू कितनी है -C। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 12 है, B2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, C है, कैपिटल C, और C2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, -C है। इनको अगर इस तरीके से सजा के रखें, इस वाले डेटा में सजा के रखें, तो E1/A2 मतलब P/12 हो जाएगा, और B1/B2 का मतलब हो जाएगा, B1 कितना है 3, और B2 की वैल्यू कैपिटल C तो कैपिटल C रख लो। ठीक है, और C1/C2 का मतलब -C डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो ये वैल्यू चाहो तो काट के, तो आप चाहे तो 1/1 भी कर सकते हो, -C कट जाएगा। ठीक है, हमें ये C की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में, कैपिटल C की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, तो आप किसी की तुलना करके बता सकते हो। यहाँ पे देखो P एक ऑलवेज पहले से दिख रहा है, तो इसकी तुलना हम इससे नहीं करेंगे, हम इसकी तुलना इससे कर लेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। ये तीनों को अलग अलग बराबर किया जा सकता है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर लेंगे, 3/C की वैल्यू 1/1 के इक्वल कर लेंगे, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, जो A1/A2 क्वेश्चन B1/B2 जब ये अनंत हल होंगे तब। ठीक है, बाकी और भी है जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये जो केसेस कैसे बनते हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। क्वेश्चन ये देखो भाई, कह रहा है 10% का, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है आपके। ठीक है, तो 10% का ब्याज है 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पर लिखते हैं, साधारण ब्याज, इधर चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेते हैं। तो 10% के रेट से पहले साल अगर 10% मिलेगा और दूसरे साल भी 10% मिलेगा साधारण ब्याज में, तो पहले ईयर के लिए और दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 20% हमें सिंपल इंटरेस्ट के रेट से मिला। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करोगे तो इस 10% पहले साल और दूसरे साल 10% मिलेगा। इनका जब कंबाइंड अगर ब्याज कितना 2 साल में लगेगा, तो इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं, 10 + 10 इंटू 10/100 करते हैं, ये करते हैं नियम। जब इसको सॉल्व करोगे तो 21% आएगा। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 21% मिलेगा, लेकिन साधारण ब्याज आपको कितना मिलता है, 20% मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित मूलधन पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, देखो दोनों का अगर अंतर देखोगे तो आप बोलोगे 20% है। ठीक है, तो ये 1% का अंतर है दोनों के ब्याज में से, ये प्रतिशत में 1 का अंतर है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में 1 रुपये का अंतर है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमेशा याद रखना 100% जो वैल्यू होती है मूलधन होती है। अगर 1% का माल अगर 1 है, तो 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100% की वैल्यू के बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो मतलब क्या था, 100 रुपीज़ इसका मूलधन था, प्रिंसिपल था। ये क्वेश्चन देख लो यार, एक क्वेश्चन और भी पड़ रहा है। एक बाउंड कार्ड है, एक अच्छी तरह से फिट के कार्ड खींचा जाता है, तो इसमें हमें ईट कार्ड निकालने की प्रायिकता बताना है। तो सिंपली देखो ईट कार्ड कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो ईट कार्ड कितने हैं, ईट कार्ड आप देखो, ये ईट वाला हिसाब किताब है ना, ईट वाला हिसाब किताब है। तो ईट कार्ड कुल मिला के 13 होते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि प्रायिकता की गणना करे कार्ड विल बी डायमंड। ठीक है ना, देखो
टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। आपको पता है जो ईट होते हैं टोटल 52 कार्ड में जो ईट होते हैं वो होते हैं कितने? आप यहाँ पे देखो 13 कार्ड होते हैं। ईट के कार्ड कितने होते हैं? 13। ठीक, तो ये 13 कार्ड ईट के हैं। ठीक, 13 कार्ड ईट के हैं और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करिए कि कार्ड ईट होगा। तो ठीक है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको अनुकूल पर कितने कार्ड आ सकते हैं जो ईट हो सकते हैं? तो बोलोगे सर 13 है। तो फेवरेबल इवेंट है, जो अनुकूल इवेंट है 13 है। और कुल कितने कार्ड है? 52 कार्ड है। तो सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोल दूं कि प्रायिकता ज्ञात करिए कि ईट कार्ड नहीं होगा, तब क्वेश्चन कैसे करोगे? तो मैंने आपको एक ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के न होने की प्रायिकता P-E, इन दोनों का जो योगफल होता है 1 होता है। अगर मैं आपसे बोल देता कि ईट कार्ड ना आने की प्रायिकता क्या है, तो आपको सिंपली करना पड़ता है P-E की वैल्यू निकालना पड़ता है। ये नहीं के लिए है, ये 1 माइनस क्या हो जाता है? किसी घटना के होने की प्रायिकता। ठीक है, और ना होने के लिए अगर बात करेगा तो आप सिंपली करोगे 1 माइनस 1/4 करोगे। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 3/4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है। कुल जब 52 कार्ड थे, 52 कार्ड में से अगर एक कार्ड खींचा जाता है तो उसके आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 छा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि दोनों को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतने करेंगे। अभी इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन जो और एक्सपेक्टेड हैं, 10-12 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपके इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। हो सकता है वो वीडियो आज लेट नाइट या फिर कल मॉर्निंग में मैं उसको अपडेट कर दूंगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उतने कवर कर लें। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मेरे उम्मीद से जहाँ तक है ये 100% पेपर में आएंगे सब। जितने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बताएं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन कवर कर लिए हम लोगों ने।